हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रीट मेंस का पिछला पेपर। ये पहला पेपर है, यानी लेवल 1 का पेपर है। ये 25 फरवरी 2023 को हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये पिछला पेपर मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। ये आप लोगों को पता ही है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? पहला विकल्प है आरक्षित वन, दूसरा है अनारक्षित वन, तीसरा है सुरक्षित वन और चौथा है अवर्गीकृत वन। तो अब आप लोग याद कीजिए, मैं आप लोगों को राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ा रही हूँ। तो उसमें जो क्लास 7th की बुक है और उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें ये बताया गया है। जो लगातार वीडियो देख रहा है उसे जरूर पता है, मैं क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 7th भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो जो लगातार वीडियो देख रहा है उसे जरूर पता होगा। तो उसी में ये बताया गया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्लास 7th की बुक का पहला चैप्टर है। इसमें वनों के प्रकार बताए गए हैं और 3 प्रकार के वन बताए गए हैं, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। और ये प्रश्न यहीं से लिया गया है, इसीलिए इन किताबों को पढ़ना जरूरी है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो आरक्षित वन होता है, सुरक्षित वन होता है, अवर्गीकृत वन होता है, लेकिन अनारक्षित वन नहीं होता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा गया था, वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अनारक्षित वन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? पहला विकल्प है महाराणा मोकल, दूसरा विकल्प है भोज परमार, तीसरा विकल्प है महाराज राणा अरि सिंह और चौथा विकल्प है नागभट्ट प्रथम। तो त्रिभुवन जो मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अब इस पूछा गया है कि मंदिर का निर्माता कौन था? तो मंदिर का निर्माता भोज परमार थे। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो मंदिर है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो भोज परमार थे, ये परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। ये आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठ सू हरजस काई है। पहला विकल्प है लोक कथा, दूसरा है ख्याल, तीसरा है पवाड़ा और चौथा है लोक गीत। तो राजस्थानी लोक साहित्य की री दीठ सू हरजस काई है लोकगीत। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो लोकगीत है ये राम और कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है। लिखा है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। पहला है अवनलिकाएं, दूसरा है सेम, तीसरा है चादर धुलन और चौथा है भूमि सरपड़। तो चंबल बेसिन की विशेषता क्या है? गहरी और सक्रिय घाटियां, जिन्हें स्थानीय रूप से खड्ड के रूप में जाना जाता है। अब इसमें कहा गया है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, तो इन्हें अवनलकाएं कहा जाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य गुण लिख्यो। पहला विकल्प है पदम भगत, दूसरा है मोहिंता रुगनाथ,
तीसरा है मेहोजी गोदारा और चौथा है सरवन भूकर। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मेहोजी गोदारा। मेहोजी गोदारा एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। पहला विकल्प है स्थानांतरित कृषि, दूसरा विकल्प है अंतः कृषि, तीसरा है व्यापारिक कृषि और चौथा है बागानी कृषि। तो राजस्थान में वालर कृषि प्रकार है स्थानांतरित कृषि का। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और स्थानांतरित कृषि को झूम खेती भी कहा जाता है, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। और जो झूम खेती है ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पहला है 1992, दूसरा है 1982, तीसरा है 1972 और चौथा है 1962। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 1972। अगला प्रश्न है, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रहनी है। पहला है तीखी धार, दूसरा है हाडा कोड़ी, तीसरा है धान कथावा और चौथा है बारीक बात। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प धान कथावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया। पहला है भगवंत सिंह, दूसरा है जगत सिंह, तीसरा है जसवंत सिंह और चौथा है मान सिंह। तो जहांगीर जब मुगल बादशाह बना तो उसने मान सिंह के मनसब को कम कर दिया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मान सिंह एक प्रमुख राजपूत राजा और सम्राट अकबर के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे। तो ये आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है। पहला है भोपे, दूसरा है कालबेलिया, तीसरा है बंजारे और चौथा है सरगटे। तो फड़वाचन से संबंधित है भोपे। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भोपे समुदाय पारंपरिक रूप से लोक कथाओं के पाठ से जुड़ा हुआ है, जिसमें फड़ भी शामिल है। और फड़ क्या है? राजस्थान में कहानी सुनाने का एक पारंपरिक रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। पहला है स्वांग, दूसरा है रम्मत, तीसरा है ढाडी और चौथा है ख्याल। तो लोक नाट्य शैली नहीं है पूछा गया है, तो ढाडी नहीं है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ढाडी जो है ये मुख्य रूप से पंजाब में पाई जाने वाली बल्लाद गायन की परंपरा है। ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। और बाकी तीनों आप देख रहे हैं ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, वह कहलाता है। पहला है साक्षर, पहला विकल्प दिया गया है साक्षर, दूसरा है निरक्षर, तीसरा है स्नातक और चौथा है विज्ञ। तो जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, वह साक्षर कहलाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है। पहला है पीपासर, दूसरा है कतरियासर, तीसरा है मुकाम तालवा और चौथा है सिंगरासर। तो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित कतरियासर गांव है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कतरियासर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? पहला है मदन सिंह, दूसरा है गोपाल सिंह, तीसरा है गोपीलाल यादव और चौथा है त्रिलोक चंद माथुर। तो 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, त्रिलोक चंद माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत हैं? पहला है जोधपुर नागौर, दूसरा है पाली सिरोही, तीसरा है झालावाड़ कोटा और चौथा है अजमेर जयपुर। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां विस्तृत हैं झालावाड़ और कोटा जिले में। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये क्लास 7th की बुक में मैंने आपको पढ़ाया है, जब किसान आंदोलनों के बारे में मैंने पढ़ाया था, उस लेसन में मैंने आपको बताया था। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? पहला है अलवर किसान आंदोलन, दूसरा है मेव किसान आंदोलन, तीसरा है बेंगू किसान आंदोलन और चौथा है पारसौली किसान आंदोलन। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। पहला है गुरु शिखर, दूसरा है शेर, तीसरा है जरगा और चौथा है तारागढ़। तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये सिरोही जिले में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? पहला है राजसमंद, दूसरा है अजमेर, तीसरा है झालरापाटन और चौथा है नागौर। तो चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में लगता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो किन भांत रो काव्य है? पहला है वीर काव्य, दूसरा है प्रेम काव्य, तीसरा है भक्ति काव्य और चौथा है प्रकृति काव्य। तो बीसल देव रासो एक प्रेम काव्य है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा और यह पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में लिखा गया है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पहला है उदयपुर, दूसरा है बूंदी, तीसरा है जयपुर और चौथा है जोधपुर। तो कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है। क्लास 6 की बुक में मैंने आपको त्योहारों के बारे में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं ये उन्हीं किताबों से बनते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो गया, क्लास 7 कंप्लीट हो गया, क्लास 8 की बुक की शुरुआत भी हो गई है। तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जरूर देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। पहला है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, दूसरा है रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, तीसरा है भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना और चौथा है राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। तो भारत गौरव ट्रेन पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करके घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के भारतीय रेलवे के प्रयासों का एक हिस्सा है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानहेरा टिब्बा फिल करना है का प्रमुख खनन क्षेत्र है। पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है चूना पत्थर। तो मानहेरा टिब्बा ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और यह राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसलमेर बेसिन में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? पहला है किशनगढ़, दूसरा है नाथद्वारा, तीसरा है अलवर और चौथा है जोधपुर। तो महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित हैं। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। नाथद्वारा चित्रकला भगवान कृष्ण के अवतार श्री नाथ जी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा विकल्प है उदयपुर, तीसरा विकल्प है जोधपुर और चौथा विकल्प है बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। लिखा है, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। पहला है उमरमाल, दूसरा है भोराट, तीसरा है गिरवा और चौथा है उरिया। तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है भोराट। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? पहला है तेजा जी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है पाबू जी और चौथा है गोगा जी। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, गोगा जी। इन्हीं को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? पहला है दीपा, दूसरा है लालचंद, तीसरा है मंडन और चौथा है चंपालाल। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी थे मंडन। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है। पहला है श्रीधर व्यास, दूसरा है बादर ढाडी, तीसरा है गानन शिवदास और चौथा है वज्रसेन सूरी। तो आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है वज्रसेन सूरी। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती बोली मुख्य रूप सु कथीने बोली जावे? पहला है गंगानगर हनुमानगढ़, दूसरा है अजमेर नागौर, तीसरा है कोटा बूंदी और चौथा है उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो पूछा गया है कि हाड़ौती जो बोली है मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो कोटा और बूंदी। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, कोटा बूंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है वैष्णव धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है शैव पंथी। तो राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय संबंधित है जैन धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पहला है सेवन, दूसरा है धामन, तीसरा है कराड़ और चौथा है सालर। तो कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? वह है सालर। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सालर जो है घास की प्रजाति नहीं है, बल्कि भारत में पाया जाने वाला एक पेड़ है जो अपने औषधि गुणों के लिए जाना जाता है। तो ये घास नहीं है, इसीलिए ये इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है, बाकी तीनों घासें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है सुधा माता मंदिर रोपवे जालोर, दूसरा है मनसापुरा करड़ी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, तीसरा है बालाजी रोपवे सामोद जयपुर और चौथा है सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। तो जो सही नहीं है यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। तो पहला सही लिखा हुआ है सुधा माता मंदिर जालोर, मनसापुर करड़ी माता मंदिर उदयपुर, बालाजी रोप सामोद, लेकिन सावित्री माता मंदिर सिरोही में नहीं है, बल्कि ये अजमेर के पास पुष्कर राजस्थान में स्थित है। तो इसमें पूछा गया था कि जो सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथेतर गद्री पोथी ओंरी अकी याता रा रचनाकार हैं? पहला है शिवराज छंगाड़ी, दूसरा है मुरलीधर व्यास, तीसरा है नेम नारायण जोशी और चौथा है ब्रज नारायण
पुरोहित। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही है, नेम नारायण जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? पहला है जोधपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर जिले में स्थित है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार है? पहला है बारहट ईसर दास, दूसरा है ठाकुर राम सिंह, तीसरा विकल्प है पृथ्वीराज राठौड़ और चौथा है संत विठल दास। तो वेली कृष्णन रुक्मणी री ये डिंगल भाषा का उत्कृष्ट खंड काव्य है और इसके रचनाकार हैं पृथ्वीराज राठौड़। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आ मैं सु कुनसी बोली राजस्थान में नी बोली जे? पहला है हाड़ौती, दूसरा है वांगड़ी, तीसरा है मेवाती और चौथा है अवधी। तो आ में सु कुनसी बोली राजस्थान में अवधी में बोली जाती है। तो इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही है, अवधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मृदा जानी जाती है? पहला है कांप मिट्टी से, दूसरा है लेटराइट मिट्टी से, तीसरा है रेगुर मिट्टी से और चौथा है वांगर एवं खादर मिट्टी से। तो पूछा गया है आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, यानी कि कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती, प्रश्न का ये मतलब है। तो राजस्थान भाषा की जो बोलियां हैं वो जान लीजिए। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, बीकानेरी, वांगड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ा घाटी ये बोलियां बोली जाती हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में अहीरवाटी और मेवाती बोली जाती हैं। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, काठेड़ी, अजमेरी, किशनगढ़, नागरचोल और हाड़ौती बोलियां बोली जाती हैं। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में रांगड़ी, सौंदवाड़ी ये बोली जाती हैं। इसके अलावा मालवी और निमाड़ी भी बोलियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती, तो वह है अवधी। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अवधी भाषा राजस्थान में सामान्यतः नहीं बोली जाती, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में और कुछ भाग यानी कि बिहार के कुछ भागों में भी बोली जाती है। राजस्थान में नहीं बोली जाती, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है काली मृदा जानी जाती है? पहला है कांप मिट्टी से, दूसरा है लेटराइट मिट्टी से, तीसरा है रेगुर मिट्टी से और चौथा है बांगर एवं खादर मिट्टी से। तो काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी से। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? पहला है कोटा, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है उदयपुर। तो उदयपुर संभाग में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? पहला है जोधपुर, दूसरा है किशनगढ़, तीसरा है करौली और चौथा है जयपुर। तो कला प्रेमी सावंत सिंह ये किशनगढ़ प्रांत के शासक थे। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई? पहला है 2008, दूसरा है 2006, तीसरा है 2010 और चौथा है 1988।
तो राजस्थान राज्य वन नीति आधिकारिक तौर पर 2010 में लागू की गई। तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? पहला है हाथ, दूसरा है गर्दन, तीसरा है कान और चौथा है सिर। तो पूछा गया है कि स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं। तो बोरला आभूषण जो है एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाएं अपने सिर पर विशेष रूप से राजस्थान क्षेत्र में पहनती हैं, और यह आमतौर पर जो राजस्थानी दुल्हनें होती हैं उनके आभूषण का हिस्सा होता है। तो ये सिर पर धारण किया जाता है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनास नदी का उद्गम है। पहला विकल्प है करौली पहाड़ियां, दूसरा है बैराट पहाड़ियां, तीसरा है नाग पहाड़ और चौथा है खमनौर पहाड़ियां। तो बनास नदी का उद्गम है खमनौर पहाड़ियां। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरखान है। पहला विकल्प है रेत के टीले, दूसरा विकल्प है डेल्टा, तीसरा है पहाड़ियां और चौथा है झीलें। तो बरखान है रेत के टीले। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रखड़ी और टोटी हैं। पहला है महिलाओं के गहने, दूसरा है पुरुषों के वस्त्र, तीसरा है स्वदेशी जूते और चौथा है साफों के प्रकार। तो रखड़ी और टोटी जो है महिलाओं के गहने हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? पहला है बालाथल, दूसरा है आहड़, तीसरा है गिलोंड और चौथा है कालीबंगा। तो धूलकोट कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजा बांध बनाया गया है। पहला विकल्प है मेज नदी पर, दूसरा है कोठारी नदी पर, तीसरा है चंबल नदी पर और चौथा है बनास नदी पर। तो मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष? पहला विकल्प है 1958, दूसरा है 1948, तीसरा है 1938 और चौथा है 1968। तो कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई 1948 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गणेश्वर, अगला प्रश्न है, गणेश्वर फिल करना है संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। पहला है ताम्रयुगीन, दूसरा है पुरा पाषाण, तीसरा है मध्य पाषाण और चौथा है नव पाषाण। तो गणेश्वर जो है ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर के निकट संभरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? पहला विकल्प है गोगा जी, दूसरा विकल्प है पाबू जी, तीसरा विकल्प है धन्ना जी और चौथा है जाम्भोजी। तो बीकानेर के निकट संभरातल को जाम्भोजी ने अपना कर्म स्थल बनाया। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जाम्भोजी को गुरु जम्बेश्वर भी कहा जाता है और ये विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये भी साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है गोराधाय, दूसरा विकल्प है बालाधाय, तीसरा है बीजलधाय और चौथा है लाछाधाय। तो मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया? पहला है 2012-13, दूसरा है 2021-22, तीसरा है 2014-15 और चौथा है 2017-18। तो राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष 2012-13 में प्रस्तुत किया गया। ए विकल्प इसमें सही है। प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ? पहला विकल्प है 1949 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा है 1952 में और चौथा है 1953 में। तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ 1950 में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? पहला है सरल से जटिल, दूसरा है निउद्देश्य, तीसरा है जटिल से सरल और चौथा है सीखने में अधिक समय लगाने वाली। तो शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु सरल से जटिल होनी चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो राजस्थान में 4 जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है। पहला है दुर्बल वर्ग, दूसरा है विशिष्ट पिछड़ा वर्ग, तीसरा है गरीबी रेखा के नीचे का समूह और चौथा है अलाभित असुविधाग्रस्त समूह। तो ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें परिभाषित किया गया है अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह में, यानी कि इसे वंचित वर्ग भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, लिखा है राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को में आयोजित किया गया। पहला है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है कोटा। तो ये आयोजित किया गया उदयपुर में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं? पहला विकल्प है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है बैडमिंटन। तो धनंजय दर्जी का संबंध है फुटबॉल से। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। पहला है अजमेर में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है अलवर में और चौथा है भरतपुर में। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है भरतपुर में। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला है तबीजी अजमेर, दूसरा है दुर्गापुरा जयपुर, तीसरा है सूरतगढ़ गंगानगर और चौथा है जैतसर गंगानगर। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह फार्म लगभग 12,000 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गेहूं, सरसों और कपास जैसी फसलों की खेती के लिए किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? पहला है PEEO, दूसरा है ADED, चौथा है BEEO और चौथा है CBEO। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। CBEO यानी कि चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है? पहला विकल्प है कैप्टन सोनाली मिश्रा, दूसरा है तनुश्री पारीक, तीसरा है लेफ्टिनेंट कर्नल मिथाली मधुमिता और चौथा है कैप्टन शिवा चौहान। तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पहला विकल्प है एथलेटिक्स, दूसरा है निशानेबाजी, तीसरा है नौकायन और चौथा है तीरंदाजी। तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, एथलेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम फिल करना है सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। पहला है 1/4, दूसरा है 1/2, तीसरा है 2/3 या और चौथा है 3/4। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मिश्रण निर्यातक बनो फिल करना है को आरंभ किया गया। पहला है 29 जुलाई 2021, दूसरा है 27 जुलाई 2021, तीसरा है 25 जुलाई 2021 और चौथा है 23 जुलाई 2021। तो राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया?
पहला है 1965, दूसरा है 1994, तीसरा है 1966 और चौथा है 1976। तो जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र 1965 में स्थापित किया गया। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल फिल करना है में स्थित है। पहला है पाली, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है उदयपुर। तो सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल ये स्थित है उदयपुर में। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए। पहला विकल्प है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा 2 पदक जीते गए। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, जिसमें एक स्वर्ण पदक है और एक कांस्य पदक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? पहला है 2014-15, दूसरा है 2013-14, तीसरा है 2021-22 और चौथा है 2017-18। तो राजीव गांधी डिजिटल योजना वर्ष 2013-14 में शुरू की गई। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है। पहला है उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है पाली और चौथा है जोधपुर। तो प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था। पहला है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में, दूसरा है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, तीसरा है किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में और चौथा है बीएसएफ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। तो ओस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन स्थल था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। पहला है घूमर, दूसरा है भवई, तीसरा है कठपुतली और चौथा है गैर। तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है घूमर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? पहला है निशानेबाजी, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है नौकायन और चौथा है मुक्केबाजी। तो राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन में भाग लिया था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनना है। अधिगम क्या है? पहला है सक्रिय प्रक्रिया, दूसरा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया, तीसरा है निष्क्रिय प्रक्रिया और चौथा है शांत रहना। तो अधिगम जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला है जयपुर में, दूसरा है जोधपुर में, तीसरा है उदयपुर में और चौथा है बीकानेर में। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर में स्थापित किया गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आरटीई राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? पहला विकल्प है 8 भाग 20 धाराएं, दूसरा है 10 भाग 29 धाराएं, तीसरा है 10 भाग 30 धाराएं और चौथा है 8 भाग 29 धाराएं। तो राजस्थान आरटीई अधिनियम में 10 भाग और 29 धाराएं हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? पहला है बीकानेर, दूसरा है कोटा, तीसरा है जोधपुर और चौथा है अजमेर। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, बीकानेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 फिल करना है, आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में फिल करना है तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। पहला है 2023, दूसरा है 2026, तीसरा है 2025 और चौथा है 2024। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, 2024।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अजय सिंह शेखावत से संबद्ध हैं। पहला है निशानेबाजी, दूसरा है एथलेटिक्स, तीसरा है भारोत्तोलन और चौथा है हॉकी। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए। पहला है अमूर्त से मूर्त, दूसरा है मूर्त से अमूर्त, तीसरा है अमूर्त से मूर्त और मूर्त से अमूर्त दोनों और चौथा है मूर्त। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए हमें मूर्त से अमूर्त सूत्र का पालन करना चाहिए। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। पहला है माध्यमिक शिक्षा आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और चौथा है शिक्षा आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में 4 अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है दौसा, दूसरा विकल्प है करौली, तीसरा विकल्प है धौलपुर और चौथा विकल्प है अलवर। तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है। पहला है भारतीय भेड़िया, दूसरा है बिज्जू, तीसरा है भालू यानी रीछ और चौथा है कुरजा। तो कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है, भालू या रीछ। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है। पहला है सीमा सुरक्षा बल से, दूसरा है वायुसेना से, तीसरा है भारतीय नौसेना से और चौथा है भारतीय तटरक्षक बल से। तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RSIC को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। पहला है 1961, दूसरा है 1975, तीसरा है 1993 और चौथा है 2000। पहला विकल्प दिया गया है 1961। प्रश्न है कि RSIC राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। दूसरा 1975, तीसरा 1993 और चौथा है 2000। तो इसमें आपका बी विकल्प सही है 1975। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। पहला है 25:1, दूसरा है 30:1, तीसरा है 35:1 और चौथा है 40:1। तो प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है 30:1 होता है, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं। पहला है मॉरिस एल कुक, दूसरा विकल्प है वुड्रो विल्सन, तीसरा है पीटर ड्रकर और चौथा है मेरी पार्कर फोलेट। तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं वुड्रो विल्सन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ इंग्लिश के प्रश्न हैं, मैथमेटिक्स के भी प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। लिखा है सी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। पहला लिखा है सी सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, हैड यू बीन रेडी फॉर द इवेंट। इसमें बताना है कौन सा इस प्रश्न का डायरेक्ट स्पीच होगा। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, आर यू रेडी फॉर द इवेंट। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। साइंस के भी प्रश्न है, मैथमेटिक्स के भी प्रश्न है। आगे
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। पहला है मैग्नीशियम तार का हवा में जलना, दूसरा है गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, तीसरा है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन और चौथा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। गर्म करने पर प्लेटिनम तार चमकेगा और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से प्लेटिनम का तार जैसा था वैसा ही हो जाएगा, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एटलस पर्वत कहाँ है। पहला विकल्प है उत्तरी अमेरिका में, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है अफ्रीका। तो एटलस पर्वत है अफ्रीका में, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है पुस्तक, दूसरा है पहाड़, तीसरा है गंगा और चौथा है लड़का। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है, तो वह है गंगा। गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हमें मान बताना है एक्स का। तो एक्स का मान बताना है, क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए 2765 ये जो सामने हमें दिया गया है इसमें 395 से दे देंगे भाग, हमें मिलेगा 7। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। पहला है KMnO4, दूसरा है H2C2O4, तीसरा है FeSO4 और चौथा है K2Cr2O7। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का भी प्रयोग किया जाता है, KMnO4 का, लेकिन इसमें डी विकल्प सही माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। पहला विकल्प है मुख्यमंत्री, दूसरा विकल्प है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष और चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, हमें शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसमें जो शुद्ध है वह है अभिज्ञ, सी इसमें शुद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है संलग्न आकृति में यदि AB समांतर CD हो तो x का मान है, हमें x का मान बताना है। चलिए देखते हैं x का मान क्या होगा। तो AB और CD हैं समांतर, यानी कि ये वाली रेखा और ये रेखा ये हैं समांतर। अब इसमें हमें x का मान बताना है, तो x का मान क्या होगा, सबसे पहले ये कोण निकालेंगे x का मान निकालने के लिए, फिर x का मान बता पाएंगे। अब ये वाला जो कोण है वह कितना होगा, ये कोण का जो मान है वह होगा, ये जो रेखा खींची है डॉट डॉट करके इसका नाम दे देते हैं, पहले यहाँ दे देते हैं E और यहाँ दे देते हैं F। अब जो ये कोण दिया गया है DCO, जितना मैं रेड कलर से इतना दिखा रही हूँ, ये दिया गया है 20। तो COF कितना होगा, ये वाला कोण, ये भी कितना होगा 20 होगा। और ये जो कोण ऊपर दिया गया है कौन सा, BAO, ये 80 अंश दिया गया है। और कोण AOE ये वाला, ये भी कितना होगा 80। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 और 20 को जोड़ देंगे, यानी कि 100 अंश निकल के आ जाएगा। आप सीधा भी जोड़ सकते हैं, पर मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है।
पहला है नौकर पानी भरता है, दूसरा है फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तीसरा है रमा हंसती है और चौथा है सुधा फल खा रही है। तो हमें बताना है सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सी विकल्प है, रमा हंसती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है सलुम्बर में, दूसरा है कुड़की में, तीसरा है चित्तौड़गढ़ में और चौथा है उदयपुर में। तो मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की में, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? पहला विकल्प है बलवंत सिंह मेहता, दूसरा विकल्प है जसवंत सिंह, तीसरा विकल्प है जय नारायण व्यास और चौथा है माणिक्यलाल वर्मा। तो राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, वह हैं बलवंत सिंह मेहता। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला है नाम धातु, दूसरा है प्रेरणार्थक, तीसरा है सार्वकालिक और चौथा है पूर्वकालिक। तो सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही हैड नॉट डन द वर्क, हमें इसका पैसिव बताना है। तो इसमें जो विकल्प सही है वह पहला विकल्प है, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाई हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पहला है अकर्मक, दूसरा है इच्छाबोधक, तीसरा है नाम धातु और चौथा है प्रेरणार्थक। तो गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का रूप है प्रेरणार्थक, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? पहला लिखा है ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल एथेनॉल प्लस CO2, दूसरा है ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल CO2 प्लस जल, तीसरा है ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल CO2 प्लस जल और चौथा है ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल एथेनॉल प्लस CO2। तो ग्लूकोज के टूटने का मार्ग ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होता है, जहां ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और CO2 और जल बनाने के लिए आगे टूट जाता है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है तीसरा विकल्प, ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल CO2 प्लस जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में P की समांतर RS है, तो X का मान बताइए, हमें X का मान बताना है। तो हम क्या करें, X का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ दें। 3x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 बराबर 180। इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 के बराबर कर देंगे। ये 3x और 2x मिलकर हो जाएंगे 5x और ये माइनस के 20 और माइनस के 10 हो जाएंगे माइनस के 30 बराबर 180। 5x बराबर 180 में 30 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 210 और x से x बराबर 210 बटे 5, 5 से दे देंगे भाग, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी x का मान आ जाएगा 42। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स टाइम वी फिल करना है आर लीविंग, दूसरा विकल्प है हैड लेफ्ट, तीसरा है लेफ्ट और चौथा है लीव। तो इसमें जो सही विकल्प है वह तीसरा है, सी विकल्प, इट्स टाइम वी लेफ्ट।
अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। द थीप हेल्ड बैक द डिटेल ऑफ द रॉबरी। पहला है रिवील्ड, दूसरा है एक्सप्लेन्ड, तीसरा है कंसील्ड और चौथा है फॉरगॉट। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, कंसील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। पहला है रीको, दूसरा है राजस्थान वित्त निगम, तीसरा है राजसीको और चौथा है राजस्थान विपणन बोर्ड। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह तीसरा विकल्प है, राजसीको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग। पहला विकल्प है शून्य होगा, दूसरा है नियत, तीसरा है अनंत और चौथा है बढ़ जाता है। तो यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग नियत रहेगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है। तो 80 के निकटतम अभाज्य संख्या पूछी गई है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। तो 80 के निकटतम है 79। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बस। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह तीसरा विकल्प है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। पहला है हिपेरिन, दूसरा है फाइब्रिन, तीसरा है हिस्टामिन और चौथा है साइटोकाइन। तो रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है वह है हिपेरिन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक युग्म के कोणों का योग। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। पहला है जादू की लालटेन, दूसरा है बुलेटिन बोर्ड, तीसरा है ग्राफ और चौथा है लिंगवा फोन। तो वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करना है तो सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पूछी गई है तो वह है ग्राफ। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? पहला है शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, दूसरा है निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ने लगेंगे, तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का उपयोग करेंगे और चौथा है उनसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे। तो यदि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं तो इसे दूर करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? पहला है शासन व्यवस्था, दूसरा है कृषि, तीसरा है वनस्पति और चौथा है धार्मिक स्थान। तो इसमें आपका ए विकल्प सही है, शासन व्यवस्था। यह मानव जीवन को प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। और चौथा है मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है, योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को कहते हैं। पहला है नोटिस बोर्ड, दूसरा है श्याम पट, तीसरा है हरित पट और चौथा है फिलालेन बोर्ड। तो इसमें आपका डी विकल्प सही है, फिलालेन बोर्ड।
प्लालेन बोर्ड जो होता है एक विशेष प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर फेल्ट या अन्य चिपचिपे पदार्थ से चित्र या शब्द चिपकाए जा सकते हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। नोटिस बोर्ड जो होता है आमतौर पर सूचनाएं या उस स्कूल की घोषणाएं इस पर चिपकाई जाती हैं। श्याम पट, इसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है जिस पर शिक्षक चाक से लिखते हैं और यह पढ़ाने के पारंपरिक तरीके में शामिल है। और हरित पट या ग्रीन बोर्ड भी श्याम पट के समान होता है लेकिन यह हरे रंग का होता है और इस पर भी चाक से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा? पहला है वैधता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विश्वसनीयता और चौथा है विभेदकारता। तो जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें जिस गुण का अभाव रहेगा वह है विभेदकारता। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विभेदकारता जो है परीक्षा की सक्षम क्षमता होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षा विभिन्न छात्रों के बीच में अंतर को पहचान सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्पीच मस्ट प्रोसीड। पहला है लिसनिंग स्पीकिंग, दूसरा है स्पीकिंग राइटिंग, तीसरा है रीडिंग राइटिंग और चौथा है लिसनिंग राइटिंग। तो स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग कॉमा राइटिंग, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? पहला है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है संकलनात्मक या योगात्मक परीक्षण और चौथा है निर्माणात्मक परीक्षण। तो विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जो परीक्षण सहायक है वह है निदानात्मक परीक्षण। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निदानात्मक यानी कि निदान करना, यहाँ पर बच्चों को समस्या हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? पहला है भारत की विदेश नीति, दूसरा है आधुनिक भारत में जीना, तीसरा है यूएनओ एवं विश्व शांति और चौथा है सौर मंडल। तो परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है तो सौर मंडल ये परिचर्चा विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? पहला है प्रतिभाशाली विद्यार्थी, दूसरा है मानसिक विकार मंदबुद्धि विद्यार्थी, तीसरा है औसत विद्यार्थी और चौथा है सृजनशील विद्यार्थी। तो ड्रेकोली विधि एक विशेष शैक्षिक विधि है जिसका उपयोग मानसिक विकार और मंदबुद्धि वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में किया जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, मानसिक विकार मंदबुद्धि विद्यार्थी। अगला प्रश्न दिया गया है यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? पहला है अनुदेशक एवं सहजकर्ता, दूसरा है अनुदेशक एवं अभिप्रेरक, तीसरा है सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक और चौथा है मार्गदर्शक एवं अनुदेशक। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? पहला है सोख्ता कागज, दूसरा है रेगमाल कागज, तीसरा है अभिलेखी कागज और चौथा है अस्तर कागज। तो फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है रेगमाल कागज, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। फ्लेनल बोर्ड एक शैक्षिक उपकरण है जिसका उपयोग अक्सर कक्षाओं में इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following method is useful at the lower secondary stage? तो लोअर सेकेंडरी स्टेज के लिए जो यूजफुल मेथड है वह है बिलिंगुअल मेथड, ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह चौथा विकल्प है, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन ए स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पर लिखा है, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है? पहला है बिंदु विधि, दूसरा है रेटिंग विधि, तीसरा है ग्रेडिंग विधि और चौथा है प्रतिशत विधि। तो शिक्षक क्या कर रहा है? उत्तर में दिए गए बिंदुओं के साथ छात्र की विशेषताओं की तुलना करने के लिए स्कोरिंग कुंजी का उपयोग कर रहा है। यही तो लिखा है, अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं के अंकन के विशेषताओं से करने के बाद अंकन प्रदान करता है, अंक प्रदान करता है। तो यहाँ वह उपयोग कर रहा है बिंदु विधि का। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बिंदु विधि में क्या होता है? उत्तर के प्रत्येक सही गुण या घटक के लिए विशिष्ट अंक निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। रेटिंग विधि क्या है? तो रेटिंग विधि का उपयोग तब किया जाता है जब परीक्षक व्यक्तिगत विशेषताओं के लिए विशिष्ट अंक निर्दिष्ट करने के बजाय उत्तर की समग्र गुणवत्ता या स्तर का मूल्यांकन करता है। ग्रेडिंग विधि में क्या है? ग्रेडिंग विधि में समग्र प्रदर्शन या उपलब्धि के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। और प्रतिशत विधि क्या है? तो प्रतिशत विधि में सही उत्तरों या अंकों का प्रतिशत गणना करना शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? पहला है जेरोम ब्रूनर, दूसरा है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है थार्नडाइक। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर को शिक्षण और अधिगम में खोज आधारित उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने खोज अधिगम का दृढ़ता से समर्थन किया जिसमें छात्र स्वयं जानकारी की खोज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्वरचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। और चौथा है रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है। तो जो सही नहीं है वह पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह है बी विकल्प। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? पहला है देखो और बोलो, दूसरा है वाक्य विधि, तीसरा है कहानी विधि और चौथा है ध्वनि साम्य विधि। तो जो विधि असंगत है वह बतानी है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ध्वनि साम्य विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? पहला है ग्रामोफोन, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है रेडियो और चौथा है एपिडायास्कोप। तो श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है पूछा गया है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा एपिडायास्कोप। यह जो है दृश्य सहायक सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्राइटेरियन टेस्ट? तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ब्रेविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? पहला है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दूसरा है अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, तीसरा है वस्तु समनुक्रम परीक्षण और चौथा है चित्र निर्माण परीक्षण। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है सी विकल्प, वस्तु समनुक्रम परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, वह शिशु जैसे
व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। पहला है प्रतिगमन, दूसरा है दमन, तीसरा है आक्रमण और चौथा है अवसाद। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प प्रतिगमन। समायोजन तंत्र से तात्पर्य उन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं या रणनीतियों से है जिनका उपयोग व्यक्ति तनाव, भावनात्मक संघर्ष या आंतरिक या बाह्य मांगों से निपटने के लिए सचेतन रूप से करते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, प्रतिगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? पहला विकल्प है 15, दूसरा है 25, तीसरा है 40 और चौथा है 50। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के 25% रहता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईईपी का पूर्ण रूप है। तो आईईपी का पूर्ण रूप पूछा गया है। आईईपी का पूर्ण रूप है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसने व्याख्यायित किया? पहला है आइजेंक, दूसरा है कैटल, तीसरा है आलपोर्ट और चौथा है वॉटसन। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, कैटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो गलत है वह बताना है। कोहलर चिंपांजी, ये सही है। स्किनर चूहा, थार्नडाइक बिल्ली, लेकिन पावला का कबूतर नहीं था बल्कि क्या था? कुत्ता। तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की प्रकृति के लिए सही नहीं है? पहला है एक सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, दूसरा है यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, तीसरा है यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है और चौथा है यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। तो इसमें जो सही नहीं है वह हमें बताना है। तो इसमें आपका जो तीसरा लिखा है यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, यही सही नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण हैं। पहला है केवल वंशानुक्रम, दूसरा है केवल वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों और चौथा है ना तो वंशानुक्रम और ना ही वातावरण। तो बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी होती है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती व अक्षर बनाने में परेशानी आती है। उसे कौन सी विकलांगता है? पहला है डिस्कैल्कुलिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्टोपिया और चौथा है डिस्फेजिया। तो रानी पीड़ित है डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधी अक्षमता को दर्शाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया जो है, और विकल्प लिखे हुए इनके बारे में जान लीजिए। डिस्कैल्कुलिया जो है ये किसी व्यक्ति की संख्याओं और गणित से संबंधित अवधारणाओं को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्टोपिया क्या है? तो यह अधिगम अक्षमता नहीं है, एक काल्पनिक समाज को ये संदर्भित करता है जो अवांछनीय या भयावह है। और डिस्फेजिया क्या है? यह भाषा विकार है जो बोलने और बोली जाने वाली भाषा को समझने को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? पहला है गार्डनर मर्फी, दूसरा है हेनरी पी स्मिथ, तीसरा है क्रो एंड क्रो और चौथा है BF स्किनर। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, गार्डनर मर्फी। चलिए आगे बढ़ते हैं। LUMI फिल करना है कंप्यूटर का एक उदाहरण है। पहला है एम्बेडेड, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है लैपटॉप और चौथा है स्वयं विनाशकारी। तो LUMI ये सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है। पहला है
फॉन्ट साइज के लिए, दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट के लिए, तीसरा है ऑल कैप्स के लिए और चौथा है सब स्क्रिप्ट के लिए। तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो तरंगें फिल करना है। संचार के उदाहरण हैं। पहला है बेतार, दूसरा है निर्देशित, तीसरा है केबल बेस कनेक्शन और चौथा है वायर्ड। तो रेडियो तरंगें बेतार संचार के उदाहरण हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। पहला विकल्प है एक शब्द तालिका में रखा गया है, दूसरा है लिंक्ड, तीसरा है हाइपर लिंक्ड और चौथा है एम्बेडेड। अगला प्रश्न दिया गया है, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। तो एक शब्द तालिका में रखा गया है, इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। पहला विकल्प है ऑटो बुक कीपिंग, दूसरा है ऑफलाइन पुस्तकालय, तीसरा है डिजिटल बुक रिकॉर्ड और चौथा है डिजिटल पुस्तकालय। तो पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 25 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, लेवल 1 का ये पेपर था। 150 प्रश्नों का मैंने हल करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स में पढ़ा रही हूँ तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कई प्रश्न उन्हीं किताबों से पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।